दोस्तों हमारे चैनल कहानियां 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने हवस और बदले की आग में दो खानदानों को बर्बाद कर दिया। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपने अब तक हमारी कितनी वीडियोस को देखा होगा। जिसने सबसे ज्यादा वीडियो देखी होंगी उसके कमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट करूंगी। मेरा नाम अनिल है। मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने एक आम इंसान होते हुए भी काफी सारे घिनौने अपराध किए। आज मैं आप लोगों को अपनी एक ऐसी दुख भरी दास्तां सुनाना चाहता हूँ जिसको सुनकर शायद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मेरी ये कहानी आपको दिलचस्प लगेगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि मुझ जैसा इंसान किस तरह अपराधी बनता है। कुछ दिनों के बाद मुझे फांसी की सजा हो जाएगी, क्योंकि मैंने काम ही कुछ ऐसे किए थे। लेकिन जेल में ही बैठकर मैं ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आपको भी मेरी हकीकत के बारे में पता चल सके। दरअसल मैंने अपनी प्रेम कहानी को षड्यंत्र के साथ रच दिया था, जिसकी कड़ियां किसी की समझ में नहीं आ रही थी। लोग पागल हो गए थे कि आखिर गांव में यह सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा था, और इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी साजिशें आ रही थी। मैं अजगेन जैसे गांव का रहने वाला था। मेरी दो बहनें थी और एक बीमार बूढ़ी माँ थी। पिता कई सालों पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मुझसे मेरी दोनों बहनें छोटी थीं और दोनों पढ़ाई कर रही थीं, लेकिन मैं अकेला कमाने वाला था, इसलिए उन दोनों को पढ़ाना मेरे लिए बहुत भारी काम था। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थीं। मैं अपनी माँ का सबसे बड़ा बेटा था। मेरी उम्र 25 साल थी। मेरी एक बहन की उम्र 18 साल और दूसरी बहन की उम्र 13 साल थी। अभी हम लोगों पर माँ का साया बना हुआ था। मैं 16 साल का था जब मेरे पिताजी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। जब मेरे पिताजी जिंदा थे तब मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी आज़ादी तो जैसे खत्म ही हो गई थी। पिताजी मुझ पर किसी तरह की कोई सख्ती नहीं करते थे। उन्होंने तो मुझ पर शिक्षा का भी दबाव नहीं डाला था। वैसे भी हमारे गांव में शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया भी नहीं जाता था। मैं तो अपने पिताजी के सामने गांव के आवारा दोस्तों के साथ खेलता फिरता था। लेकिन जब मेरे पिताजी की मौत हो गई तब माँ ने मुझे जिम्मेदारियों के बारे में समझाया था। उनका हमेशा यही कहना था कि तुम्हारी दो बहनें हैं, तुम्हें इनका ख्याल रखना है। उस समय मेरी दोनों बहनें बहुत ज्यादा छोटी थीं। माँ को अकेले ही अब हम तीनों की परवरिश करनी थी। मगर मैं इतना समझदार और बड़ा था कि अगर मैं कोई काम करना चाहता तो अपने ही गांव में रहकर कोई ना कोई काम कर सकता था। काफी समय तक मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करके मेरा और मेरी बहनों का पेट भरा था। कुछ समय बाद जब माँ मुझ पर डांट डपट करती रही कि अनिल कुछ तो काम कर लिया करो, तुम काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा। लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हें दूसरों के घरों में काम करने की क्या जरूरत है, तुम्हारा बेटा अब जवान हो रहा है, वो भी तो कोई काम कर सकता है। मुझे तेरी वजह से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, और लोग सही तो कहते हैं। आखिर मैं कब तक दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करती रहूंगी। गांव वालों की बातों में आकर मेरी माँ मुझ पर बहुत ज्यादा सख्ती करने लगी थी, इसलिए मैंने काम धंधा तलाश करना शुरू कर दिया था। वैसे तो मेरे लायक गांव में कोई काम नहीं था, लेकिन मैं खेतों में जाकर मजदूरी कर लिया करता था, जहां से मुझे 200 रुपये रोज मिल जाया करते थे। वो पैसे मैं अपनी माँ को लाकर दिया करता था तो माँ खुश हो जाती थी। उन पैसों से माँ को थोड़ा बहुत सहारा तो मिलता ही था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, घर की जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर बढ़ता रहा था। अब मैं गांव में ही रहकर काम नहीं बल्कि जहां मुझे काम मिलता मैं वहीं पर काम कर लिया करता था। मुझसे बहुत सारे काम आ गए थे। हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो काम करने के लिए शहर जाया करते थे, तो मैं उनके साथ चला जाता था। धीरे धीरे मैंने अपने घर के हालातों को बदल लिया था। अब मेरी बहनें भी जवान हो गई थी। माँ ने उन्हें सिलाई कढ़ाई करना सिखा दिया था। वो इन छोटे मोटे कामों को करके पैसे कमा लिया करती थी। लेकिन अब वो काफी हद तक बीमार रहने लगी थी, क्योंकि उन्हें डायबिटीज की बीमारी हो गई थी। माँ कहती थी कि मेरी दोनों बहनें कोमल और कंचन की शादी कम उम्र में ही कर देना चाहती हैं, मगर मेरे पास अभी उनकी शादी का बंदोबस्त नहीं था। मैंने माँ से बोल दिया था कि जब मेरे पास शादी के लिए पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं उनकी शादी कर दूंगा। वैसे भी अभी उन दोनों की ही उम्र शादी की नहीं है। लेकिन मेरी माँ को तो हमेशा उनकी शादी की फिक्र लगी रहती थी, जबकि घर में सबसे बड़ा मैं था। वो चाहती तो मेरे बारे में भी सोच सकती थी। फिलहाल मेरे बारे में मेरी माँ नहीं सोचती तो क्या हुआ, मैं खुद अपने बारे में सोच लिया करता था।
मैं जिस शहर में जाता वहाँ किसी न किसी लड़की को पटा लिया करता था और उसके साथ अपना मकसद पूरा कर लिया करता था। मेरा ज्यादातर यही काम था। लेकिन ना जाने क्यों हमारे गांव में रहने वाली एक लड़की मोहिनी से मुझे बेहद मोहब्बत हो गई थी। वो बहुत सुंदर थी और मेरी ही उम्र की थी। मैं उसे काफी दिनों तक तो दूर दूर से देखता रहता था। फिर कुछ समय के बाद मैंने सोचा कि फिर ऐसे कब तक चलता रहेगा। मुझे उससे कुछ भी करके बात करनी ही होगी। उसे अपने दिल का हाल बताना ही होगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे बात करने की कोशिश की और फिर फाइनली मैंने उसे अपने दिल का हाल बता दिया था। वो पहली ऐसी लड़की थी जो मेरे दिल के तार को छेड़ गई थी। मुझे उससे एक अजीब सा लगाव और एक अजीब सी मोहब्बत हो गई थी। बाकी बहुत सारी लड़कियों के साथ मैं अभी तक फ्लर्ट कर चुका था, लेकिन वो एक ऐसी लड़की थी जिसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत जाग उठी थी। मोहिनी से धीरे धीरे मेरी बातचीत शुरू हो गई थी। फिर मुझे पता चला कि मोहिनी हमारे गांव की नहीं है। दरअसल वो तो यहाँ जब से उसकी बड़ी बहन की शादी हुई है तब से अपनी बड़ी बहन के साथ आकर उसके ससुराल में रहने लगी है। वो हमारे गांव के बड़े कुएं के पास रहती थी जहाँ से ज्यादातर लोग पानी भरने जाते थे। वो जगह हमारे गांव की जानी मानी जगह थी। मैं भी किसी न किसी बहाने उसके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता था। मुझे पता चल गया था कि उस घर में मोहिनी अपनी बहन सविता और अपने जीजा जी ऋषभ के साथ रहती थी। उसकी बहन का 1 साल का बेटा भी था जिसका नाम रोहन था, जो अक्सर अपने भांजे को घर से बाहर टहलाने के लिए आती थी और इसी बहाने हम दोनों एक दूसरे को देख लिया करते थे। लेकिन अभी तक मेरी उससे अकेले में कोई भी मुलाकात नहीं हुई थी। अब हम दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे थे क्योंकि मैंने उसे अपना नंबर दे दिया था। मेरे पास तो स्मार्टफोन था मगर उसके पास एक छोटा सा सेल फोन था। उसने मेरा नंबर अपने किसी दोस्त के नाम से सेव किया हुआ था और वो रात के समय अपनी बहन और जीजा जी के सो जाने के बाद दूसरे कमरे में जाकर बात किया करती थी। गांव में उनका छोटा सा ही घर था। सुना था कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसकी बहन को उसकी फिक्र हुई और वो उसे अपने साथ लेकर आ गई थी। हम दोनों की बातचीत इसी तरह से होने लगी। लेकिन अब मैं उससे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे गांव के पीछे वाले रास्ते पर मिलने के लिए बुला लिया। वो मेरे एक बार के ही कहने पर मुझसे मिलने के लिए आ गई थी और इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मुलाकातें करने लगे। वो मेरे लिए बहुत सीरियस थी और मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। अब हम दोनों हमेशा इसी तरह से गांव के पीछे वाले रास्ते पर मिलते रहते थे। वहां ज्यादातर शाम के समय कोई नहीं जाता था क्योंकि वो रास्ता जंगल को भी जाता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ था कि जंगल से 1-2 जानवर निकलकर उस रास्ते पर आकर टहलने लगते थे और उन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया था। इसलिए उस रास्ते पर कोई भी शाम के समय जाने से कतराता था। हम दोनों वहां मिलते थे। मैं कभी तो शहर काम करने के लिए चला जाता तो कभी गांव आ जाता था। अब मैंने शहर की लड़कियों पर डोरे डालने बंद कर दिए थे क्योंकि मेरा काम ज्यादातर दिल्ली जैसे शहर में ही होता था। क्योंकि वहां जब भी काम आता मेरे साथ के लड़के मुझे काम करने के लिए बुला लिया करते थे। मेरे पीछे मोहिनी को मेरी बहुत याद आती थी। वो फोन पर मुझसे बात करके कहती थी कि तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो गया था कि मैंने इधर उधर लड़कियों को पटाना छोड़ दिया था। मगर दिल्ली में जो मेरे दोस्त थे वो हमेशा मुझसे यही कहा करते थे कि तुमने क्यों लड़कियों से दूरी बना ली है। लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ मोहब्बत करने में जो मजा है वो कहीं और नहीं। ऐसा लगता है कि तुम किसी दूसरी दिशा में जा रहे हो। वो लोग मुझसे मजाक में कह रहे थे, लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि अब मुझे उनकी मजाक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना ही मुझे फिक्र थी कि मुझे लड़कियां पटानी है। मैं जिसे पसंद करता था बस वो पट गई थी। मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात थी। पहले मैं लड़कियों से दोस्ती सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए और अपना मतलब निकालने के लिए ही किया करता था, लेकिन अब मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई थी। वो मुझसे बातें किया करती थी, इसलिए मैं उसके साथ खुश था। मुझे किसी दूसरी लड़की की जरूरत नहीं थी। मोहिनी में मुझे अपना पूरा संसार नजर आता था। मोहिनी और मेरी बातचीत को लगभग 4 महीने गुजर गए थे। अब की बार जब मैं दिल्ली से अपने गांव गया तो वहां जाने के बाद मेरी मुलाकात मोहिनी से हुई और उसके कुछ दिनों बाद मेरे और मोहिनी के साथ एक हादसा हो गया। वो हादसा ये था कि मैंने मोहिनी के मोबाइल पर कॉल की तो फोन उसकी बहन ने उठाया था। मुझे पता नहीं चला कि मोहिनी की बहन बोल रही है। मैंने मोहिनी के नंबर से कॉल रिसीव होते ही कहा कि मोहिनी, तुम कहाँ हो? मैं कितनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी से आ जाओ। मैं अभी आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ।
मेरी बात सुनते ही मोहिनी की बहन कहने लगी कि तुम कौन बोल रहे हो। मुझे नहीं पता था कि फोन पर उसकी बहन बोल रही है, लेकिन मेरा दिल अचानक घबराने लगा था। मेरे होश उड़ने लगे। मैंने कहा, मैं तो सोहन बोल रहा हूँ। मजबूरन मुझे उनको अपना नाम बताना पड़ गया था। उन्होंने उसी समय मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर चेक किया जो सोनिया के नाम से सेव था। वो मेरी पूरी बात सुन चुकी थी। मैंने तो घबराकर फोन ही बंद कर दिया था, लेकिन मेरी वजह से मोहिनी पर बहुत डांट पड़ी थी। उसकी बहन ने उसे बहुत मारा था और जीजा जी ने उसे बहुत डांट लगाई थी। मुझे मोहिनी की बहुत फिक्र हो रही थी। मैं उससे मिलना चाहता था, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन तो बंद जाने लगा था। मैं समझ गया था कि अब मेरी और मोहिनी की मोहब्बत अधूरी रह गई है, क्योंकि उधर घर में मोहिनी की अच्छी खासी क्लास लग गई थी। उसे मजबूर कर दिया गया था मुझे भुलाने पर। मोहिनी ने अपनी बहन और जीजा को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। उसकी बहन और जीजा को मुझ पर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने मोहिनी से सख्ती से मना कर दिया था कि उसे मुझसे कभी नहीं मिलना और ना ही मुझसे कोई कांटेक्ट रखना है। उन दोनों पति पत्नी ने तो उसका मोबाइल भी छीन लिया था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं मोहिनी से बात किए बिना पागल हो गया था। इधर घर में मेरी बहन की भी शादी आ गई थी। मैंने अपनी बहन की जैसे तैसे शादी कर दी थी। इस सब में 1 महीना गुजर गया। मेरे दिल से मोहिनी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं गया था। मैं अभी भी मोहिनी की तलाश में लगा रहता था और अपना चेहरा छुपाकर उसके घर के इर्द गिर्द घूमता रहता था कि किसी भी समय मोहिनी निकले और मैं उससे बात कर लूं। और फिर फाइनली एक दिन मुझे मोहिनी घर से निकलती हुई दिखाई दे गई थी। मैं उसे जबरदस्ती खींचकर खामोशी से गांव के पीछे वाले रास्ते पर ही ले गया था, जहां हम दोनों मिला करते थे। वहां मोहिनी और मेरा बहुत झगड़ा हुआ था। मोहिनी ने कहा कि मुझे मेरे बहन और जीजा जी ने तुमसे मिलने के लिए मना किया है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, भला तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वो तो मेरी बात सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यहाँ मैं अपनी बहन के ससुराल में रह रही हूँ, मुझे उनका कहना मानना ही होगा। अगर मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम किया तो वो लोग मुझे मेरे चाचा चाची के पास भिजवा देंगे, और मेरे चाचा चाची बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। मैं अपनी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे अपनी जिंदगी उनके मुताबिक ही गुजारनी होगी। मैंने कहा, तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं तुम्हारे घर खुद रिश्ता लेकर आऊंगा। लेकिन उसका कहना था कि मैं तुम्हारे बारे में अपने जीजा जी को पहले ही बता चुकी हूँ। जीजा जी तुम्हें अच्छे से जानते हैं। उन्होंने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि तुम ना तो अच्छा कमाते हो और ना ही तुम अच्छे इंसान हो। मेरी दीदी मेरी शादी किसी अरे गहरे के साथ नहीं करना चाहती। मैंने कहा, तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो। मैं कितने समय से तुम्हारे कांटेक्ट में हूँ। तुम तो मुझसे मोहब्बत के वादे किया करती थी। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम अपनी बहन और जीजा जी की बातों में आकर मुझे छोड़ रही हो। देखो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं जैसे ही ये बात कहता हुआ उसके करीब गया तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मुझसे दूर हो गई। कहने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और तुम क्यों मुझसे दूर नहीं रह सकते? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, तुम मेरी बात को समझो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन जो तुम कर रही हो उससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना होगा। अगर तुम्हें किसी ने मेरे साथ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। अब की बार तो तुम पर भी मुसीबत आ जाएगी। जीजा जी ने मेरी वजह से तुमसे कुछ नहीं कहा, वरना उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो उसी समय तुम्हारे घर लड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन अब अगर उन्होंने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो वो तुम्हें भी मार देंगे और मुझे भी। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ? तो वो कहने लगी, तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली चले जाओ। तुम तो वहां पर जाते रहते हो ना, काम के लिए। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? तो वो कहने लगी कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरी खातिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। मैंने उसकी बात मान ली थी और मैं उससे 3 महीने के लिए दूर चला गया था। गांव में मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरे और मोहिनी के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। मैंने अपने दोस्तों को सतर्क किया था कि मेरे जाने के बाद वो लोग मोहिनी पर अपनी नज़र रखा करें और मोहिनी की हर अपडेट मुझे फ़ोन पर देते रहा करें। इसलिए मुझे मेरे दोस्त मोहिनी की हर खबर दे दिया करते थे। मैंने अभी भी कई बार मोहिनी से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मोहिनी का नंबर अभी भी बंद जा रहा था। मैंने सोचा था कि मैं जब यहाँ से वापस जाऊंगा तब तक मोहिनी सब कुछ ठीक कर देगी।
उसकी बहन और जीजा जी का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। शायद वो मेरे लिए उन दोनों को मना ले। लेकिन कुछ समय के बाद ही मेरे पास खबर आ गई कि मोहिनी के जीजा जी और उसकी बहन ने गांव के ही रहने वाले धीरज के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया है और वो उस धीरज के साथ मिलती भी है। उसकी उससे फोन पर भी बात होती है। सुना है कि मोहिनी ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है। ये खबर सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी और मुझे यकीन भी नहीं आया था कि क्या सच में मोहिनी मेरे साथ बेवफाई कर रही है और उसने मुझे धोखा दिया। उसने जानबूझकर मुझे दिल्ली शहर भेज दिया ताकि मैं उससे दूर हो जाऊं और वो मेरे पीछे धीरज के साथ इश्क लड़ाए। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। मैं उसी समय दिल्ली से निकल गया था और जैसे ही मैं गांव आया तो मेरी नजरें मोहिनी पर ही टिकी हुई थी। मैंने अब अपनी आंखों से मोहिनी को धीरज के साथ मिलते हुए देख लिया था। मैं समझ गया था कि वो मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। जानबूझकर उसने ये कहानी बनाई कि उसकी बहन और जीजा जी ने मुझे उससे दूर रहने के लिए कहा है। मैंने ठान लिया था कि मैं मोहिनी से अपना बदला जरूर लेकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। उन्हीं दिनों अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैं अपनी माँ को लेकर दिल्ली शहर उनका इलाज करवाने के लिए चला गया था। मैं जहाँ किराए के फ्लैट में वहां जाने के बाद रहता था, इसी तरह मैंने अपनी माँ के साथ वहां रहना शुरू कर दिया जब तक उनका इलाज चल रहा था, क्योंकि मैं रोज रोज शहर से गांव का आना जाना भी नहीं कर सकता था। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो दिल्ली के ही एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। मेरी उससे मुलाकात अस्पताल में हुई थी। वो उसी अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी जहां पर मेरी माँ एडमिट थी। वो मुझसे बातें किया करती थी। मैंने सोचा कि मुझे अपनी मोहब्बत को दिल से निकाल देना चाहिए। वैसे भी मोहिनी तो मुझे धोखा दे ही चुकी है, इसलिए मैंने उस लड़की सीमा के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। मैं उससे जैसा कहता वो वैसा ही किया करती थी। शायद वो ऐसी ही लड़की थी जिसे लड़कों के साथ दोस्ती करना पसंद था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैं उसके साथ टाइम पास करूंगा तो इस दौरान उसे मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। मैं उसकी बातों का पूरा फायदा उठाया करता था। अस्पताल में ही बातों के दौरान उसके साथ मेरा टाइम खूब अच्छा पास हुआ करता था। जब मेरी माँ डिस्चार्ज हो गई तो मैं काम पर जाता और फ्री टाइम में सीमा के साथ मजे लिया करता था, क्योंकि सीमा भी एक किराए के फ्लैट में अकेली रहती थी। मेरे साथ टाइम पास करते करते उसे मुझसे मोहब्बत हो गई और इसी टाइम पास में सीमा प्रेग्नेंट हो गई थी। माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो मुझसे बार बार गांव जाने की बात करती थी। उनका कहना था कि मेरा यहाँ शहर में मन नहीं लगता। वहाँ गांव में मेरी दो बहनें अकेली थी, उनको उनकी भी फिक्र लगी रहती थी, इसलिए मुझे माँ को गांव छोड़ने के लिए जाना था। इधर सीमा बार बार मेरा दिमाग खराब कर रही थी कि वो माँ बनने वाली है, मुझे उससे शादी करनी चाहिए, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता था। ऐसी तो ना जाने कितनी लड़कियां थीं जिनके साथ मैं मजे ले चुका था। मोहब्बत तो मुझे सिर्फ मोहिनी से हुई थी, लेकिन वो भी मेरी मोहब्बत के काबिल न रही थी। कुछ भी करके मोहिनी से तो मुझे बदला लेना था, लेकिन इस सीमा ने मेरा बुरी तरह से पीछा ले लिया था। वो बार बार एक ही बात को दोहराती थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने उसे कई बार कहा था कि तुम बच्चा गिराने वाली दवाई खा लो, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। उसका यही कहना था कि ये बच्चा हम दोनों की मोहब्बत की निशानी है, मैं इस बच्चे को नहीं खोना चाहती। मैंने कहा लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। उसका यही कहना था कि तुम भले ही मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत तो मैं भी तुमसे नहीं करती थी, हम दोनों सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पास के दौरान मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इसकी खातिर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया था, तब जाकर उसने मुझे गाँव अपनी माँ को छोड़ने जाने की परमिशन दी थी। मैं जैसे ही इधर गाँव में अपनी माँ को लेकर आ गया, तभी मुझे पता चला था कि मोहिनी की धीरज के साथ मंगनी हो गई है। यहाँ गांव में रहते हुए मुझे 4 महीने गुजर गए थे। सीमा बार बार मुझे शहर आने के लिए बोल रही थी, लेकिन अब मैं सीमा से छुटकारा पाना चाहता था। मैंने उसे कहा था कि वो इस बच्चे को खत्म कर दे। वो मेरी बात नहीं मान रही थी। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करवा दूंगी, तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी और तुम्हारे पूरे परिवार को भी अरेस्ट करवा दूंगी। वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी, इसलिए अब मुझे उसका कोई ना कोई हल निकालना था। सीमा के चक्कर में मैं मोहिनी को भूल चुका था। मैंने सीमा से फोन करके उसे भरोसा दिलाया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं उससे मिलने के लिए दिल्ली चला गया था। वो मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी। उसे यकीन हो गया था कि मैं सच में उससे शादी करने वाला हूँ। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो चलो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैंने कहा
अरे जब मेरी माँ यहाँ थी तो हम लोग उनके सामने कोर्ट मैरिज करते, तब ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन मेरा पूरा परिवार तो गांव में है और मैं अपनी माँ और अपनी बहनों को छोड़कर कोई काम नहीं कर सकता। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, तो तुम मेरे साथ मेरे माता पिता से मिलने चलो। मैं उनको तुम्हारी और अपनी शादी के बारे में बता दूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो कभी भी हम दोनों के रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। मैंने कहा, अरे अरे तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? पहले हम लोग गांव चलेंगे और उसके बाद तुम मुझे अपने माता पिता से मिलवा देना, क्योंकि मेरी माँ इतनी आसानी से हम दोनों के रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। तुम्हारे माता पिता तो समझो शादी के लिए तैयार ही है, तो पहले क्यों ना वो काम करते हैं कि जो मुश्किल है। मेरी बात अच्छी तरह से सीमा के दिमाग में बैठ गई थी। उसने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गाँव चलने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे साथ गाँव आने के लिए तैयार हो गई थी। मैं उस दिन ऐसे समय पर दिल्ली से गाँव जाने की ट्रेन में बैठा था जब हमें गाँव पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। रात के समय जल्दी ही हमारे गांव के लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। ज्यादातर हमारे गांव की सड़कें सुनसान ही रहती थी। मैं सीमा को खेतों वाले रास्ते की तरफ लेकर आया था और वहां आने के बाद सीमा और मैं बातें करते करते खेतों के रास्ते से गुजर रहे थे। सीमा अपना पेट पकड़कर चल रही थी। उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि काफी दूर तक वो मेरे साथ चलते चलते आ गई थी और ऐसी कंडीशन में उसके लिए ज्यादा चलना ठीक नहीं था। मैंने खामोशी से अपनी जेब से चाकू निकाला और सीमा की पीठ पर वार कर दिया। सीमा को जैसे ही पता चला कि मैंने उस पर वार किया है, उसकी आंखें तो फट गई थी। वो कुछ भी बोलने काबिल न रही थी। मैंने दोबारा से उस पर चाकू से वार किया और वो जमीन पर गिर गई थी। दूसरे वार ने उसकी जान ले ली थी और अब वो कोई भी हरकत नहीं कर पा रही थी। मैंने खेतों की साइड में ही नाले के पास खुदाई करनी शुरू कर दी ताकि उसकी लाश को ठिकाने लगा सकूं। मैंने खुदाई करने के बाद उसकी लाश को गड्ढे में डाल दिया था, लेकिन उसको दफनाने से पहले मैंने चाकू से उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया था, ताकि कभी उसकी लाश यहाँ से निकली जाए तो उसकी लाश की पहचान न हो सके। और जिस हथियार से मैंने उस पर वार किया था, वो हथियार मैंने अपनी जेब में रख लिया था। सीमा को मैं ठिकाने लगा चुका था। अब मुझे सीमा से कोई डर नहीं था। इससे मेरा पीछा छूट चुका था। अगले दिन मैंने उस चाकू को भी गांव की नदी में फेंक दिया था। इससे ये हुआ कि किसी को पता नहीं चलेगा कि सीमा को मैंने मार दिया है और उसकी लाश को भी ठिकाने से लगा दिया है। उधर सीमा के माता पिता सीमा को ढूंढ रहे थे। जब उन लोगों को पता चला कि उनकी बेटी कई दिनों से अपने फ्लैट से गायब है, अस्पताल में नौकरी पर भी नहीं आ रही है, तो उन्होंने अपनी बेटी के गायब होने की पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। इस दौरान हमारे गांव के किसान चंपक दास की बेटी भी गांव से लापता हो गई थी, जिसको वो और उसकी पत्नी बुरी तरह से तलाश कर रहे थे। मगर न जाने उसकी बेटी कहाँ चली गई थी। वो किसी लड़के के साथ भाग गई थी या उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। यह हादसा कई दिनों पहले का था और मुझे भी सीमा को जान से मारे हुए लगभग 20 दिन गुजर गए थे। अब मेरा अगला टारगेट मोहिनी थी। मैं मोहिनी को उसके घर से अगवा करना चाहता था। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया और रात के समय में मोहिनी की बहन के घर के पास एक पेड़ था, उस पर चढ़ गया। मैंने अपना चेहरा भी छुपा लिया था ताकि कोई मुझे पहचान न सके। मैं एक कपड़े में ढेर सारे कंकड़ इकट्ठे करके लाया था। वो कंकड़ मैंने मोहिनी की बहन के घर की छत पर बरसाने शुरू कर दिए। रात के लगभग 2 बजे का समय था और गांव के लोगों के लिए रात के 2 बजे का समय का मतलब आधी रात का समय होता है। आधी रात के समय इस तरह छत पर कंकड़ बरसने की आवाज सुनकर मोहिनी के घर में हलचल मच गई थी। उसके घर की छत टीन से बनी हुई थी, इसलिए कंकड़ों की आवाज आसपास के घरों में भी आ रही थी, जिसकी वजह से गांव के काफी सारे लोग जाग गए और मोहिनी की बहन के घर में भी हलचल मच गई थी। वहां से भी सारे लोग घर से बाहर निकल आए थे और उनको लगा कि छत पर कंकड़ की बारिश हो रही है। उसके घर के आगे बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जबकि उसके घर से भी सारे लोग बाहर निकलकर खड़े हो गए थे। मेरे पास उसके घर के अंदर जाने का बहुत अच्छा मौका था, इसीलिए पीछे की खिड़की से घर के अंदर दाखिल हो गया था, जहां मुझे कोई देख न सके। मैंने सबका ध्यान भटका दिया था। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मैंने देखा कि इस शोर शराबे की वजह से मोहिनी भी घर से बाहर चली गई है। घर में कोई भी नहीं था, सब लोग घर के बाहर थे। मुझे गुस्सा आया कि मोहिनी को किडनैप करने के लिए मैं घर के अंदर आया था, लेकिन यहाँ तो मोहिनी नहीं थी। तभी अचानक मेरी नज़र मोहिनी के भांजे पर गई, जिसका नाम चीकू था। उसका 7 साल का भांजा। मैंने उसे बड़ी गौर से देखा, जो गहरी नींद में सो रहा था। मैंने सोचा
कि किडनैप करने के लिए तो ये भी बुरा नहीं है, इसलिए मैंने उसे ही किडनैप कर लिया और खामोशी से उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे खिड़की के रास्ते से अपने साथ ले गया था। मैं उसे जंगल में ले गया और वहां ले जाकर मैंने उसे गला दबाकर जान से मार दिया और जंगल के अंदर ही मैंने उसकी लाश को भी सीमा की लाश की तरह खोदकर उसमें दबा दिया था। इस तरह चीकू भी अपनी जान से चला गया था। चीकू ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, ये सब तो मोहिनी की बहन और उसके जीजाजी की वजह से हुआ था। मोहिनी जब मुझे घर के अंदर नहीं मिली तो मैंने सोचा कि उसका भांजा भी मेरे लिए बुरा नहीं है। इस तरह मैं उसकी बहन और जीजाजी से बदला ले सकता हूँ, जिन्होंने मुझे मोहिनी से दूर कर दिया था। मोहिनी तो मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मोहिनी तो तब से बदली थी जब से उसकी बहन और जीजाजी ने मुझे उससे दूर कर दिया था। इस तरह मैं उसकी जीजाजी और बहन से बदला ले सकता था। ये काम करने में मुझे सिर्फ 4.25 घंटे का समय लगा था। लेकिन जब मैं वापस मोहिनी के घर के बाहर आया तो अभी भी लोग हैरान थे कि आखिर ये पत्थर बरस कहाँ से रहे थे। अभी भी उसके घर के बाहर ढेर सारी भीड़ खड़ी हुई थी। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि सिर्फ एक घर की छत पर ही कंकड़ों की बारिश क्यों हो रही है। मुझे जो काम करना था वो काम मैं कर चुका था। अभी भी मेरी नज़र मोहिनी पर ही थी, लेकिन अब पूरे गांव में एक डरावना सा माहौल बन गया था, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही खेतों के नाले के पास जहां मैंने सीमा को दफनाया था, वहां उस खेत के मालिक ने कोई काम करवाया था। और जब वहां खुदाई का काम शुरू हुआ तो पता चला कि उन लोगों के हाथ सीमा की लाश लग गई है। ये सब सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने मोहिनी को कोई भी नुकसान पहुंचाना अभी ठीक नहीं समझा था। एक और दूसरी तरफ मोहिनी की बहन और उसका पति अपने बेटे को तलाश करने के लिए पुलिस को उसकी गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज करवा चुके थे। गांव की पुलिस चीकू को ढूंढ रही थी और हर किसी से उसकी पूछताछ की जा रही थी। मुझे सुकून मिल रहा था कि मोहिनी, उसका जीजा और उसकी बहन तीनों ही बच्चे की तलाश में पागल हो रहे थे और उसकी याद में रो रहे थे, मगर वो तो इस दुनिया से जा चुका था। इधर सीमा की लाश जब मजदूरों को मिली तो उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया था। सीमा की लाश अब पुलिस के हवाले पहुंच गई थी। पुलिस ने सीमा की लाश को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया था और गांव में ये बात फैल चुकी थी कि खेतों में नाले के पास मजदूर काम कर रहे थे। उसी समय उनको खुदाई के दौरान एक लड़की की लाश मिली है। गांव में एक दहशत का माहौल छा गया था। मैं अब ज्यादातर अपने घर के अंदर ही रहता था, क्योंकि मैं अब कोई होशियारी नहीं करना चाहता था। दोनों ही केस पुलिस के अंडर चले गए थे। मैं बहुत डर रहा था, मगर मुझे डरना नहीं था, इसलिए मैं गांव की ही आम जनता की तरह रह रहा था। गांव में डर का माहौल छाया हुआ था। एक तरफ चीकू का गायब होना और दूसरी तरफ अनजान लड़की की लाश मिलना, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। पुलिस ने सीमा की लाश की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी थी। उन्हीं दिनों चंपक दास को लगा कि जिस लड़की की लाश खेतों से बरामद हुई है वो उसकी भी तो बेटी हो सकती है। इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ पुलिस के पास चला गया और वहां जाकर जब पुलिस ने सीमा की लाश के कपड़े चंपक दास और उसकी पत्नी को दिखाए तो उन दोनों ने रोना शुरू कर दिया। उनको लगा कि ये उनकी ही बेटी है, क्योंकि सीमा की लाश का चेहरा भले ही मैंने बिगाड़ दिया था, लेकिन उसके कद काट और रंग रूप और कपड़ों की पहचान ने उनको ये यकीन दिला दिया था कि ये उनकी ही बेटी है। इसलिए वो लोग अपनी बेटी के मरने पर बुरी तरह से रो रहे थे और उनकी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ ये सब किसने किया। मगर सच क्या था ये तो मैं जानता था, ना तो वो उनकी बेटी करिश्मा थी। मुझे कुछ सुकून मिल गया था कि अब पुलिस को भी ये यकीन हो जाएगा कि ये लड़की सीमा नहीं बल्कि चंपक दास की ही बेटी है। चंपक दास की बेटी के बारे में भी गांव में बहुत सारी अजीब अजीब तरह की बातें बन रही थी। अभी तक चीकू के बारे में भी पुलिस को कुछ पता नहीं चला था। पुलिस ने सीमा की लाश की फॉरेंसिक जांच करवाने के बाद ये पता लगा लिया था कि वो मां बनने वाली थी। ये खबर जब चंपक दास को पता चली कि उसकी बेटी की गांव में बहुत बेइज्जती हुई थी, सब लोगों को लगता था कि जरूर उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा, उसने ही उसे जान से मार दिया था। ये सारी कड़ियां भले ही एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन ऊपर वाला मेरी मदद कर रहा था। उधर सीमा के माता पिता ने भी दिल्ली पुलिस में सीमा के नाम की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। एक ही साथ हमारे गांव में दो हादसे हो जाने पर गांव के सारे ही लोग बुरी तरह से घबराए हुए थे। मुझे लगता था कि मेरी सच्चाई कभी भी खुलकर नहीं आएगी, किसी को भी सच्चाई के बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं अपनी जिंदगी को बड़ी बेफिक्री से गुजार रहा था। इधर चंपक दास भी अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान था कि आखिर कौन था जिसके साथ मेरी बेटी का अफेयर चल रहा था। पुलिस ने पूरे गांव में पूछताछ कर ली थी कि कोई तो ऐसा जरूर होगा जिसका रिश्ता चंपक दास की बेटी करिश्मा के साथ होगा। पुलिस ने उसके दोस्त, जान पहचान, रिश्तेदार, आस पड़ोसी
हर किसी से पूछताछ कर ली थी, लेकिन पुलिस को करिश्मा के बारे में कुछ भी खबर नहीं मिल रही थी। मैं अपनी बहनों से फोन पर बात करता था। वो मुझे चंपक दास की बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया करती थी, क्योंकि गांव में इन दिनों चीकू और करिश्मा के बारे में ही ज्यादातर लोग बातें कर रहे थे। मैं अभी दिल्ली में दोबारा से काम करने के लिए आ गया था, लेकिन अब मैंने इस दौरान किसी भी लड़की से कोई संबंध नहीं बनाए थे। यहाँ बहुत आराम से मैं काम कर रहा था। कुछ दिन गुजरने के बाद दिल्ली पुलिस मुझे तलाश करती हुई मेरे फ्लैट तक पहुंच गई और वहां मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मेरी कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस मुझे अपने साथ गांव ले गई थी और वहां ले जाने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि पुलिस के हाथ सारे सबूत लग चुके थे जो मेरे खिलाफ जा रहे थे। ये सब जानकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे नहीं पता था कि पुलिस ने मुझे किस तरह से पकड़ा, लेकिन मैं अभी भी पुलिस से यही कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। आखिर आप लोगों ने मुझे अरेस्ट क्यों किया है? तभी मेरे सामने मोहिनी को बैठा दिया गया था। मैं पूरे 1 महीने दिल्ली शहर में रहा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहां पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया और मुझे यहाँ लेकर आ गई। मुझे तो पक्का यकीन था कि पुलिस चीकू के गायब होने में और सीमा को मारने में मुझे पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने कोई सबूत छोड़ा ही नहीं था। कोई भी ऐसा सबूत पुलिस को नहीं मिला था जो मेरी तरफ इशारा कर सके, क्योंकि मैंने तो हथियार भी गायब कर दिए थे और चीकू को तो मैंने गला दबाकर मारा था। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून जब आरोपी को पकड़ने के लिए सख्त हो जाता है तो किसी भी तरह आरोपी को पकड़ ही लेता है। ये बात साबित हो गई थी कि आरोपी मैं ही हूँ। दरअसल जब मैं यहाँ से दिल्ली चला गया था तब मुझे ये बात पता नहीं थी कि करिश्मा जिंदा है। करिश्मा तो सिर्फ गांव से गायब हुई थी और गांव वालों को लगता था कि खेतों की जमीन से जो लाश निकली है वो लाश करिश्मा की है। पुलिस को भी यही लगता था कि करिश्मा मर चुकी है, लेकिन करिश्मा ने मेरे जाने के कुछ दिनों बाद चंपक दास मतलब अपने पिता को फोन किया था और उनसे फोन पर कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अहमदाबाद में हूँ। कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगी। आप लोग मेरी फिक्र मत करना। उसने किसी लैंडलाइन नंबर से फोन किया था। पुलिस ने जल्दी से उस नंबर का पता लगवाया और चंपक दास की बेटी करिश्मा को अहमदाबाद से सही सलामत हिरासत में ले लिया था। करिश्मा जिंदा थी तो ये सवाल पैदा होता था कि जिस लड़की की लाश हमारे गांव के खेतों से बरामद हुई है वो लड़की कौन है। ये सब भी कोई नहीं जान पा रहा था। पुलिस अभी भी तफ्तीश करने में जुटी हुई थी। चंपक दास की बेटी करिश्मा पास के गांव में स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी। वो अपने पुराने क्लास फेलो के साथ अफेयर में थी। करिश्मा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसके माता पिता कभी भी जिस लड़के से वो मोहब्बत करती है उसके साथ उसकी शादी नहीं होने देंगे। इसलिए करिश्मा ने उस लड़के के साथ भागने का फैसला कर लिया था और वो यहाँ से भागकर अहमदाबाद जाकर उस लड़के के साथ शादी करने के बाद अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसे ये नहीं पता था कि चंपक दास उसे इधर पागलों की तरह ढूंढ रहा था और सीमा की लाश मिल जाने पर उसको और उसके परिवार को यही लगा था कि करिश्मा मर गई है। लेकिन अब पता ये चला था कि करिश्मा तो जिंदा है और ये लाश किसी और लड़की की है। करिश्मा ने अपने माता पिता से माफी मांग ली थी कि उसने उनको बिना बताए शादी कर ली और यहाँ से चली गई। उसे एक दिन याद आया कि कहीं उसके माता पिता कोई गलत कदम न उठा ले, इसलिए वो अपने माता पिता से मिलकर बात करना चाहती थी। लेकिन उसने सोचा कि एक बार वो उनसे फोन पर बात कर लेती है ताकि उसके माता पिता को तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है। करिश्मा का केस तो सॉल्व हो चुका था। अब पुलिस वाले सीमा का पता लगा रहे थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि इस लड़की का नाम सीमा है और ये हमारे गांव की नहीं बल्कि दिल्ली में बसे एक छोटे से गांव की है। इधर पुलिस हर तरह से चीकू को ढूंढने की तलाश कर रही थी। चीकू दिल्ली पुलिस को कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए पुलिस ने मोहिनी की बहन के ससुराल वालों से भी पूछताछ कर ली थी। उनके जितने भी रिश्तेदार और जानने वाले लोग थे उनसे भी पूछताछ कर ली गई थी। लेकिन जब चीकू नहीं मिला तो सविता को अपनी बहन मोहिनी पर शक हुआ था, इसलिए उसने पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को बताया था कि मुझे शक है कि मेरी बहन ने ही मेरे बेटे को गायब करवा दिया है। ये खबर पुलिस को बड़ी ही चौंका देने वाली लगी थी। पुलिस ने सविता से पूछा था कि आपको अपनी बहन पर क्यों शक है, जबकि आपकी बहन तो आपके साथ ही रहती है। उसने बताया कि उस समय जब रात कंकड़ की बारिश हुई थी तब घर के अंदर मैं मोहिनी को चीकू के पास छोड़कर गई थी, तो फिर मोहिनी घर से बाहर कैसे आई और उसने चीकू को घर के अंदर कैसे छोड़ दिया। जब हम लोग वापस घर के अंदर गए तो चीकू घर में मौजूद नहीं था। मैंने मोहिनी से पूछा कि चीकू कहाँ है, तो वो मना करने लगी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं भी तो उसके साथ बाहर गई थी। मुझे लगता है कि इसने मुझसे बदला लिया है। पुलिस फिर से हैरान हो गई थी
कि आखिर मोहिनी सविता से किस बात का बदला ले सकती है। सविता ने पुलिस को बताया कि मेरी बहन का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। उसने अपना नाम सोहन बताया था। उसने फोन वाली पूरी बात भी पुलिस को बता दी थी कि किस तरह से मेरा फोन आने के बाद उसने मोहिनी से फोन छीन लिया था और उसका मुझसे मिलना जुलना भी बंद करवा दिया था। मोहिनी के जीजा जी ने भी पुलिस को कुछ इसी तरह के बयान दिए थे, क्योंकि उसका शक भी मोहिनी पर ही जा रहा था। मोहिनी इस बात से इनकार कर रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं भले अपने भांजे को किडनैप क्यों करवाऊंगी या उसके साथ कुछ भी गलत करूंगी। इस तरह मेरी बात खुलकर आई थी, क्योंकि फोन पर मैं अपना नाम सोहन सविता की बहन को बता चुका था। पुलिस को जिस जिस पर भी शक था, पुलिस ने उसके बारे में सारी जांच पड़ताल निकाल ली थी। लेकिन अब पुलिस को सविता और उसके पति के कहने पर मोहिनी पर शक होने लगा था। इसलिए मोहिनी से पुलिस वालों ने मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया था, मगर मोहिनी का यही कहना था कि सोहन ऐसा नहीं कर सकता। इन लोगों के कहने पर मैं सोहन को भूल गई हूँ और इन्होंने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है, मैं उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। पुलिस शक के दायरे में तो सबको ले लेती है, इसलिए पुलिस वाले मेरे घर गए और वहां जाकर उन्होंने मेरी माँ और बहनों से बात की। उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि मैं दिल्ली में हूँ, इसलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस से मुझे अरेस्ट करने के लिए कहा और यहाँ लाने को कहा। जैसे ही मुझे यहाँ लाया गया तो पुलिस ने मेरे साथ सख्ती से बर्ताव करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि पुलिस किस तरह से पूछताछ करती है। मेरा सामना पुलिस से पहली बार हुआ था। मुझसे पहले जितने लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी थी, उनका अंदाज इसी तरह का था जैसा मेरे साथ था। लेकिन जिन लोगों ने कुछ नहीं किया था, वो अपना गुनाह कैसे कबूल कर सकते थे। मगर मैंने तो चीकू की हत्या की थी, इसलिए पुलिस की सख्ती से मैं डर गया था और डर कर मैंने अपना आरोप पुलिस को बता दिया। पुलिस को जब सब कुछ सच पता चला तो पुलिस हैरान रह गई थी और फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की। मेरी बूढ़ी माँ, उनको जब ये पता चला कि उनका बेटा गिरफ्तार हो चुका है, वो पुलिस के पास आई थी और उन्होंने मुझे छुड़ाने की मांग की, मगर पुलिस मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं अपना गुनाह कबूल कर चुका था। साथ ही साथ मैं पुलिस को ये भी बता चुका था कि हमारे गांव में जो लड़की की लाश मिली है, उसको भी मैंने ही मारा था। मेरी सारी सच्चाई गांव वालों के और पुलिस के सामने आ गई थी। सब लोगों के होश उड़ गए थे कि मैं भोला भाला दिखने वाला इंसान इस तरह 2 हत्याएं भी कर सकता हूँ। चीकू को मारने की वजह तो मैंने पुलिस को बता दी थी कि मैं चीकू को किडनैप करने के बहाने घर के अंदर नहीं घुसा था, और वो कंकड़ की बारिश भी मैंने ही की थी ताकि सबका ध्यान भटक सके। घर के अंदर के लोग घर के बाहर चले जाएं और मुझे पीछे के रास्ते से घर के अंदर जाने का मौका मिल जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मोहिनी घर से बाहर चली गई। मैं तो मोहिनी को किडनैप करने के लिए आया था, क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी। लेकिन मेरे सामने चीकू आ गया, इसलिए मैंने चीकू को ही किडनैप कर लिया। मुझे लगा कि इस तरह मैं मोहिनी की बहन और उसके जीजा जी से बदला ले सकूंगा, और सीमा को मैंने इसीलिए मारा ताकि मैं सीमा से छुटकारा हासिल कर सकूं। सीमा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और अब वो मुझे धीरे धीरे ब्लैकमेल करने लगी थी। जहां मैं एक तरफ ये सोचता था कि मोहिनी मुझे धोखा दे रही है, उधर मैंने कभी अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश भी नहीं की कि मैं तो न जाने कितनी बार मोहिनी को धोखा दे चुका था, न जाने कितनी लड़कियों के साथ मेरे संबंध रह चुके थे। यहाँ तक कि मैंने सीमा के साथ भी बहुत गलत किया, जबकि सीमा मेरे लिए बहुत सीरियस थी। चीकू और सीमा की हत्या के आरोप में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था और मुझे कड़ी से कड़ी सजा हुई। मेरी माँ मुझे बचाने की हर तरह से कोशिश करती रही, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। जब उनको मेरी सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया, तब उन्होंने हार मान ली और अपने बेटे को सजा दिलवाना ही उनका मकसद बन गया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के साथ पुलिस जो कर रही है बिल्कुल ठीक है, वो इसी लायक है। मोहिनी जेल में मुझसे मिलने के लिए आई थी। उसने कहा, मैं तो मजबूरी की वजह से तुमसे अलग हुई थी। हाँ, धीरज के साथ मैं मुलाकात करने लगी थी, मेरी उसके साथ फोन पर बात भी होने लगी थी, लेकिन मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि मैं मजबूर थी और तुमने तो अपने दिमाग में मेरे खिलाफ ना जाने कैसे कैसे प्लान बनाने शुरू कर दिए थे। धीरज मुझसे मोहब्बत करता था, ये मोहब्बत सिर्फ एक तरफा थी। मैं तो तुमसे मोहब्बत करती थी, मगर मुझे खुशी होती है कि तुम जैसा आरोपी मेरी जिंदगी से निकल गया। तुम मुझे नुकसान पहुंचाने आए थे, लेकिन तुमने मेरे बदले मेरे भांजे को मार दिया। आखिर उस मासूम बच्चे की क्या गलती थी? तुमने इस तरह न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। तुम्हारी बहन और माँ तुम्हारे बिना जानते हो क्या होगा उनका। तुमने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, बस एक के बाद एक गलत काम करते रहे। और वो लड़की जिसकी तुमने हत्या की है, उसके माता पिता बहुत गरीब लोग थे। उनकी बेटी अस्पताल में नर्स की नौकरी करके अपना घर चला रही थी।
उन बूढ़े माता पिता का सहारा भी तुमने उनसे छीन लिया और अपने परिवार को भी लाचार बना दिया। मुझे तुमसे घिन आती है सोहन। ये सारी बातें सुनाकर वो चली गई थी। मैं भी अपने आप से नफरत करने लगा हूँ, क्योंकि मोहब्बत की आड़ में मैं बहुत कुछ गलत कर बैठा था। मेरा केस अदालत में चल रहा है। सीमा के माता पिता भी चाहते हैं कि मुझे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और चीकू के माता पिता भी यही चाहते हैं। अभी मेरे खिलाफ कोर्ट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। मुझे अभी जेल आए हुए 2 दिन हुए हैं। मैंने आप लोगों तक अपनी कहानी इसीलिए पहुंचाई ताकि आप लोग भी गलत काम करने से पहले अपने पीछे के लोगों के बारे में सोच लें। ऐसा ना हो कि जब आपकी हकीकत दुनिया के सामने आए, आपसे ज्यादा सजा आपसे जुड़े हुए लोगों को मिले, जिन्होंने कुछ नहीं किया होता, लेकिन फिर भी उन्हें आपकी वजह से तकलीफ मिलती है। दोस्तों, आप सोहन की जगह होते तो आप क्या करते? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।